आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेख हसीना जब तक चाहे बांग्लादेश की पूर्व पीएम पर अय्यर, मोदी ने सरकार को दी ये सलाह। 16वें एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हसीना जब तक चाहें भारत में रह सकती हैं। अय्यर ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पिछले महीने ढाका दौरे पर जाने और वहां उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जब तक चाहें उन्हें भारत में रहने देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर 16वें एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इन दौरान उन्होंने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पिछले महीने ढाका दौरे पर जाने और वहां उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा पर खुशी जताई। अय्यर ने की तारीफ। अय्यर ने कहा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए और भारत को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मंत्री स्तर पर संपर्क स्थापित करने की जरूरत है। बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में छात्रों के एक गुट के देशव्यापी प्रदर्शन के बाद 77 वर्षीय शेख हसीना 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत आ गई थी। वह करीब 16 साल तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही। बांग्लादेश के हालात पर चिंता। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यह सच है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर उनके शेख हसीना के समर्थक होने की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने कहा वो रिपोर्ट सच है, लेकिन कई विवाद राजनीतिक मतभेद के चलते हैं। इसके पहले एक सेशन के दौरान अय्यर ने कहा था कि पाकिस्तानी भी भारतीय ही हैं, लेकिन केवल एक बंटवारे ने उन्हें दूसरा देश दे दिया। नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस था, लेकिन इस सरकार के पास बैठकर चर्चा करने का भी साहस नहीं है। पाकिस्तान पर भी दिया बयान। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने वाला देश है, लेकिन वह आतंकवाद से पीड़ित भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लगा था कि वह तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में वापस ला सकता है, लेकिन आज वही उसका सबसे बड़ा डर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ पर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पाकिस्तान में सैन्य शासन होने के बावजूद कश्मीर पर चर्चा की गई थी। मणिपुर में थम नहीं रहा हिंसा। भीड़ ने असम राइफल्स का शिविर किया ध्वस्त। अशांति के बाद कर्फ्यू। मणिपुर के कामजोंग जिले में शनिवार को भीड़ ने असम राइफल्स के अस्थायी शिविर पर धावा बोल दिया और उसे ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कासोम खुल्लेन में आवास निर्माण के लिए जा रही लकड़ी असम राइफल्स के जवानों ने रोक दी, जिससे तनाव पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए असम राइफल्स कर्मियों ने आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया और हवाई फायर किए। मणिपुर के कामजोंग जिले में शनिवार को भीड़ ने असम राइफल्स के अस्थायी शिविर पर धावा बोल दिया और उसे ध्वस्त कर दिया। भीड़ ने लकड़ी परिवहन पर प्रतिबंध और उत्पीड़न को लेकर यह कदम उठाया है। हांगबेई क्षेत्र में शिविर पर हमला करने वाले लोग नगा बहुल जिले के कासोम खुल्लेन ब्लॉक के थे। असम राइफल्स कर्मियों ने हवाई फायर किया। अधिकारियों ने बताया कि कासोम खुल्लेन में आवास निर्माण के लिए जा रही लकड़ी असम राइफल्स के जवानों ने रोक दी, जिससे तनाव पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए असम राइफल्स कर्मियों ने आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया और हवाई फायर किए। भीड़ ने अर्धसैनिक बल को क्षेत्र से हटाने की मांग की। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रतिबंधित संगठन का उग्रवादी गिरफ्तार। मणिपुर के जिरीबाम जिले में प्रतिबंधित संगठन हमारे पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। उग्रवादी के पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने तुई सोलेन गांव के समीप गुरुवार को उग्रवादी को पकड़ा। उसके पास से 12 विस्फोटक स्टिक, 11 डेटोनेटर, 1 मीटर सेफ्टी फ्यूज और 44 साबुन के डिब्बे बरामद किए गए। साबुन के डिब्बों में 457 ग्राम ब्राउन शुगर होने का संदेह है। मणिपुर के 2 गांवों में अशांति के बाद कर्फ्यू। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के 2 पड़ोसी गांवों में शनिवार को अशांति और हिंसा बढ़ने की आशंका के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक आदेश में कहा कि कांगचुब गेलजांग उपमंडल के अंतर्गत कोसांगखुल और लिलोन वैपे गांव में शांति भंग होने की आशंका है। अगले आदेश तक दोनों गांवों में और उसके आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
2023 से अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले गांव के कुकी युवकों ने दूसरे गांव की नागा महिला पर कथित तौर पर हमला किया था। इसके बाद से ही दोनों गांवों के बीच तनाव चल रहा है। मणिपुर, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा की चपेट में है, जिसमें मई 2023 से अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों बेघर हो चुके हैं। अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान रचने के करीब भारत। स्पारडेक्स के तहत हैंडशेक को तैयार 2 यान। भारत अपने महत्वाकांक्षी स्पारडेक्स मिशन में सफलता हासिल के काफी करीब पहुंच गया है। इसरो ने कहा कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स के तहत दोनों अंतरिक्ष यान को 15 मीटर और आगे 3 मीटर तक पास पहुंचने का परीक्षण सफल हुआ है। दोनों अंतरिक्ष यान ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। 3 मीटर की दूरी पर लाए गए दोनों यान। इसरो ने आज एक पोस्ट कर जानकारी दी कि स्पारडेक्स डॉकिंग मिशन के तहत दोनों यान के 15 मीटर और आगे 3 मीटर तक पास पहुंचने का परीक्षण प्रयास किया गया है। अंतरिक्ष यान को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है। डेटा के आगे विश्लेषण करने के बाद डॉकिंग प्रक्रिया की जाएगी। डॉक और अनडॉक करने की क्षमता का होगा प्रदर्शन। डॉकिंग के लिए दोनों अंतरिक्ष यानों को 225 मीटर तक की दूरी तक लाना है। हालांकि इसरो ने डॉकिंग प्रयोगों के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इस सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा से नमूने वापस लाने में मिलेगी कामयाबी। एक अंतरिक्ष यान ने दूसरे अंतरिक्ष यान के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े 2 यानों के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। यह प्रौद्योगिकी भारत के महत्वाकांक्षी मिशनों जैसे चंद्रमा से नमूने वापस लाने, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया। दोनों अंतरिक्ष यान 230 मीटर की इंटर सैटेलाइट डिस्टेंस IST पर है। सेंसर का मूल्यांकन किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान ठीक से काम कर रहे हैं। स्पारडेक्स डॉकिंग प्रयोग को अब तक 2 बार टाला जा चुका है। 30 दिसंबर को स्पारडेक्स मिशन हुआ था लॉन्च। जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था, डॉकिंग प्रक्रिया 7 जनवरी को करने की योजना थी, लेकिन डॉकिंग को 9 जनवरी तक टाल दिया गया। अंतरिक्ष यानों को निर्धारित दूरी तक लाने में सफलता मिलने के कारण इसे फिर से टाल दिया गया था। इसरो ने 30 दिसंबर को स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। भारत का जलवा। पहले इंडोनेशिया ने राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर बनाया चीफ गेस्ट, फिर पाक की यात्रा करवा दी रद्द। भारत ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त कूटनीति का उदाहरण पेश किया है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होने वाले हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा किसी भी समय होने की उम्मीद है, लेकिन भारत के बाद वो पाकिस्तान दौरे पर जाने वाले थे, जिसे अब भारत ने रद्द करवा दिया है। भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो को इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उनकी यात्रा के बारे में आधिकारिक घोषणा किसी भी समय होने की उम्मीद है, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि राष्ट्रपति की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा के साथ उनकी भारत यात्रा को जोड़ा जाए। अब संभावना है कि वहां की सरकार ने इसे मान लिया है। प्रोबोवो सुबियांटो नहीं करेंगे पाक दौरा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो अपनी दिल्ली की यात्रा के बाद पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार गणतंत्र दिवस के लिए प्रोबोवो की भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तान की यात्रा टाली जा सकती है। चौथी बार राष्ट्रीय मेहमान होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। सुबियांटो इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्र के मेहमान होंगे। 1950 के बाद यह चौथा अवसर होगा जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के मेहमान होंगे। इंडोनेशिया के साथ भारत के बेहद पुराने सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत की कूटनीतिक सफलता हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की सुबियांतो से द्विपक्षीय बैठक हुई थी। यह बताते चले कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत दौरे के बाद मलेशिया के यात्रा पर जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान के मीडिया में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे के बाद सीधे पाकिस्तान जाएंगे। भारत की यह कूटनीति रही है कि वह विदेशी मेहमानों को अपनी जमीन से सीधे पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह करता है। पूर्व में अमेरिका व खाड़ी देशों के प्रशासक भारत और पाकिस्तान का दौरा एक साथ करते थे, लेकिन भारत अब इसका विरोध करता है। संभवतः भारत के आग्रह को ध्यान में रखकर ही इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया चीन का दूसरा पड़ोसी हो सकता है जिसके पास भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता होगी।
इस बार में भारत और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच काफी लंबे अरसे से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब वार्ता दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। शुरुआत में ब्रह्मोस की कीमत को लेकर चिंतित इंडोनेशियाई सरकार का रक्षा मंत्रालय इस पर बात करने को तैयार हो गया है। भारत की तरफ से भी इंडोनेशियाई पक्ष को इस बात का पूरा आश्वासन दिया गया है कि वह इसकी कीमत को लेकर उसकी संवेदनाओं का पूरा ख्याल रखेगा। भारत बहुत ही आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करने को तैयार है। दोनों देशों के बीच इस बार में बातचीत होने से राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के आगामी भारत दौरे के दौरान इस पर गंभीर विमर्श होने की संभावना बन गई है। मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद ही खत्म होने वाला था रोहित शर्मा का टेस्ट करियर। खास लोगों ने बचा लिया, तभी से नाराज हैं गौतम गंभीर। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरा अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 31 रन बनाए थे। कप्तानी में भी रोहित फेल रहे थे। इसी कारण रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी पर सवाल उठे थे। सिडनी टेस्ट मैच में तो रोहित ने खुद को बाहर कर लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो रोहित मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद संन्यास लेना चाहते थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था। हालांकि उनके कुछ खास लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। हालांकि यह फैसला टीम के कोच गौतम गंभीर को पसंद नहीं आया और तब से वह खुश नहीं है। रोहित बतौर कप्तान और बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फेल रहे थे। मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद उन्होंने टेस्ट मैचों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर टीम के बाहर के कुछ खास लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रोहित फिर सिडनी में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। अपने बेटे के जन्म के कारण रोहित पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। तब यशस्वी और केएल राहुल ने ओपनिंग की थी और अच्छा किया था। इसी कारण रोहित ने एडिलेड और ब्रिस्बेन में 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी की थी। मेलबर्न में ओपनिंग करने लौटे थे, लेकिन सफल नहीं रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने टेस्ट को अलविदा कहने का मन बना लिया था। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है, एमसीजी के बाद रोहित ने संन्यास लेने का मन बना लिया था। टीम के बाहर के कुछ शुभचिंतकों ने उसको ऐसा करने से मना नहीं किया तो हम ऑस्ट्रेलिया में एक और संन्यास देख लेते। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए 3 मैचों में कुल 31 रन बनाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में खेली गई टेस्ट सीरीज में भी कोई कमाल नहीं किया था। इसी कारण वह संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन फिर अपना मन बदल दिया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित का फैसला बदलना कोच गौतम गंभीर को रास नहीं आया। इन दोनों के बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। सिडनी टेस्ट मैच से पहले गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित से नाराजगी का इशारा किया था। हालांकि रोहित ने टेस्ट मैच के बीच स्टार स्पोर्ट्स को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि वह टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं और सिडनी टेस्ट मैच से उन्होंने खुद को बाहर रखने का फैसला किया था। आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेजस्वी के बिगड़े बोल, बीजेपी के लिए गंदे शब्द का उपयोग। भाजपा ने जताया विरोध, आरजेडी बचाव में। बिहार में विरोध की राजनीति में भाषाई मर्यादा टूट रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करते हैं। इस दौरान ऐसे शब्दों के उपयोग किए जा रहे हैं जिनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। ताजा मामला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। बिहार के सीएम को थका हुआ और राज्य में डीके टैक्स की वसूली का दावा करने के बाद तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द का उपयोग किया है। विशेष राज्य की मांग पर तेजस्वी के बिगड़े बोल से राज्य की सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी के पोस्ट पर भाजपा ने जहां इसका तगड़ा विरोध किया है, वहीं आरजेडी अपने नेता के बचाव में उतर गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फिक्र करने पर कटाक्ष किया। अपनी बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी है। बीजेपी नेताओं के लिए गलत शब्द का प्रयोग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उन्हें बिहारियों की इतनी चिंता हो रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते। सोशल मीडिया पोस्ट में तेजस्वी यादव ने अपना एक बयान भी शामिल किया है। कहा है कि जो बिहार की बात कर रहे हैं तो राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे।
अगर इन्हें बिहार की बहुत चिंता है तो बाढ़ में कितना फंड दिया, पहले यह तो बताएं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता बिहार के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ चिंता जाहिर करते हैं। तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल का भी बचाव किया, कहा कि बिहारियों को गाली देने जैसी कोई बात नहीं है, यह एडिशनल वोट जोड़ने और घटाने वाली बात है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि यह उनकी पार्टी का संस्कार है, वे अपने पिता की राह पर चल रहे हैं, इसीलिए बोल रही है, लेकिन बिहार की जनता सब सच्चाई जानती है। दूसरी ओर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपने नेता का बचाव किया है, कहा है कि भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। एक और बिहार की चिंता कर रहे हैं और दूसरी ओर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारे नेता ने इसी वजह से ऐसी बात कही है। थाने में 5 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग, बचाए गए 250 लोग। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 5 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। इसके बाद लगभग 250 निवासियों को बाहर निकाला गया। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तडवी ने इसकी जानकारी दी है। आग करीब 5 बजे लगी और बताया जा रहा है कि अभी तक इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। आगे की जांच जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 5 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद लगभग 250 निवासियों को बाहर निकाला गया। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तडवी ने इस मामले की जानकारी दी है। श्रीनगर में बागले एस्टेट इलाके में स्थित इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कपड़े की दुकान में ये आग लगी। कपड़े धोने की दुकान में करीब 5 ये आग लगी और बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। अग्निशमन कर्मियों ने लोगों को बचाया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अलर्ट होने के बाद स्थानीय अग्निशमन कर्मी और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन सेल टीम के सदस्य आग बुझाने के अभियान के लिए मौके पर पहुंचे और इमारत में रहने वालों को बाहर निकाला। कैसे लगी आग? अधिकारी ने बताया कि आग पर लगभग 1 घंटे में काबू पा लिया गया, जिसके बाद लोगों को अपने अपार्टमेंट में लौटने की अनुमति दी गई। अब ऐसे में सबके मन में सवाल ये आता है कि आखिर ये आग लगी कैसे? फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 42 चौके और 16 छक्के, ईरा जाधव ने ट्रिपल सेंचुरी जड़कर रचा इतिहास। आज तक कोई भी भारतीय महिला नहीं कर सकी ये कमाल। मुंबई की 14 साल की महिला क्रिकेटर ईरा जाधव का नाम अब पूरी दुनिया याद रखेगी। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में ईरा जाधव ने नया इतिहास बना डाला। मुंबई बनाम मेघालय के बीच खेले जा रहे मुकाबले में ईरा जाधव ने 13 शतक लगाकर इतिहास रचा। 14 साल की ईरा जाधव ने 157 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 346 रन की पारी खेली, जिसमें 42 चौके और 16 छक्के शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 220 का रहा। इस मैच में ट्रिपल सेंचुरी जड़ने के साथ ही उन्होंने अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड बनाया। ईरा जाधव पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में 13 शतक जड़ा है। इस दौरान ईरा जाधव ने स्मृति मंधाना, राघवी बिष्ट, जेमिमा रॉड्रिक्स और सानिका चालके को पछाड़ा। ईरा जाधव ने 13 शतक जड़कर रचा इतिहास। दरअसल बेंगलुरु और अलूर स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई वर्सेस मेघालय की तरफ से ईरा जाधव ने रनों का अंबार लगाया। ईरा जाधव ने कप्तान हरली गाला के साथ मिलकर शतक लगाया। ईरा जाधव ने मैच में मेघालय के गेंदबाजों की खूब धुनाई की। उन्होंने 157 गेंदों का सामना करते हुए 42 चौके और 16 छक्कों की मदद से नाबाद 346 रन बनाए। उसके अलावा कप्तान हरली ने 116 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। मुंबई की टीम ने जिस तरह 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट के नुकसान पर 563 रन बनाए, ईरा जाधव ने स्मृति मंधाना का तोड़ा रिकॉर्ड। ईरा जाधव ने मेघालय के खिलाफ नाबाद 346 रन बनाए और वह अंडर 19 वनडे में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने स्मृति मंधाना 2013 में नाबाद 224 रन, राघवी बिष्ट नाबाद 129 रन, जेमिमा रॉड्रिक्स नाबाद 202 और सानिका 200 रन के रिकॉर्ड को धाराशाही किया। बता दें कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में ईरा जाधव 10 लाख रुपए के बेस प्राइस के साथ उतरी थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए किसी भी फ्रेंचाइजी ने रुचि नहीं दिखाई और वह अनसोल्ड रही। ईरा जाधव ने रिकॉर्ड्स का लगाया अंबार। ईरा जाधव 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बीसीसीआई की ओर से आयोजित सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बैटर बनी। मुंबई की ओर से बनाया 563 पे 3 बॉल स्कोर, जो कि किसी भी स्तर पर भारतीय महिला घरेलू टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा।
विकसित भारत युवा नेता संवाद में आज हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 3000 युवाओं से करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार का पूरा दिन विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेने वालों के साथ बिताएंगे। यह संवाद बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीति में लाने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती है। 3000 युवा नेता से करेंगे बात। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मोदी पूरे देश के 3000 गतिशील युवा नेताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा कि वह पूरा दिन अपने युवा मित्रों के साथ बिताएंगे और दोपहर के भोजन के दौरान वे विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं से वह मिलेंगे उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संस्कृति के लिए बहुत जुनून दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए युवा मस्तिष्कों की ऊर्जा, रचनात्मकता और नेतृत्व को दिशा प्रदान करता है। भारत की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों पर होगी चर्चा। नवोन्मेषी युवा नेता प्रधानमंत्री के समक्ष भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण 10 विषयगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 पावर पॉइंट प्रस्तुतियां देंगे। ये प्रस्तुतियां भारत की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए युवा नेताओं द्वारा प्रस्तावित नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री 10 विषयों पर प्रतिभागियों द्वारा लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का एक संकलन भी जारी करेंगे। इन विषयों में प्रौद्योगिकी, स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। मुंबई में अब फुल स्पीड से दौड़ेगी मेट्रो। रेड और येलो लाइन को मिला ग्रीन सिग्नल। जानिए, मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब मुंबई मेट्रो फुल स्पीड से दौड़ेगी। रेलवे के संरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण के बाद मेट्रो लाइन 7 और मेट्रो लाइन 2A येलो पर नई स्पीड से संचालन को हरी झंडी दे दी है। मेट्रो अब दोनों लाइन पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। ऐसे में मुंबईकर का समय बचेगा और उनका सफर जल्द पूरा हो सकेगा। अभी तक मेट्रो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थी। इन दोनों लाइनों का संचालन MMRDA के हाथों में है। अब बढ़ेगी यात्रियों की संख्या। मुंबई मेट्रो की लाइन 7 अभी 16.5 किलोमीटर लंबी है। ये अंधेरी पूर्व से दहिसर पूर्व को जोड़ती है। इस पर कुल 13 स्टेशन है। तो वही मेट्रो लाइन 2A दहिसर से अंधेरी DN नगर की दूसरी 18 किलोमीटर 600 मीटर है। इस लाइन पर कुल 17 स्टेशन है। इन दोनों मेट्रो लाइन से रोजाना लगभग 2.5 लाख यात्री सफर करते हैं। मेट्रो की स्पीड बढ़ने से यात्रियों की संख्या और बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। MMRDA ने इन दोनों लाइनों पर अत्याधुनिक तकनीक को लागू किया है। इनमें जैसे कि चालक रहित ट्रेन सेट, CBTC सिग्नलिंग प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और अभिनव टिकटिंग सिस्टम शामिल है। मिनटों में मुंबई का लक्ष्य। पिछले दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। इसके बाद से मुंबई में मेट्रो के निर्माण और संचालन में चुस्ती देखने को मिल रही है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने कहा कि ये उपलब्धि MMRDA के उच्चतम सुरक्षा मानकों और परिचालन उत्कृष्टता का पालन करने के अथक प्रयासों को दर्शाती है। गति प्रतिबंधों को हटाने और CCRS द्वारा सुरक्षा प्रमाणन से मेट्रो का अनुभव बेहतर होगा। इससे मिनटों में मुंबई के हमारा लक्ष्य पूरा हो पाएगा।